हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपी आरओ एआरओ की प्रैक्टिस कर रहे थे हम। फर्स्ट सेट हमने कंप्लीट कर रखा है। सेकंड सेट आज से शुरू करते हैं। इस सेट में हम कोशिश करेंगे इसको 2 या 3 भागों में समझें, क्योंकि एक बड़ा पार्ट लाने पे होता क्या है कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ों को हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे इसको 4 भागों में या 3 भागों में लाने की कोशिश करेंगे। 40-40 क्वेश्चन के हम कुछ 2 पार्ट बना लें और एक पार्ट बड़ा थोड़ा कर लें। तो चलिए आज का हम सेट शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पिछले सारे पार्ट समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर उसमें कोई कमियां रह गई हों तो आप बता दीजिएगा, उसको अगले पार्ट में हम इम्प्रूव कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल शहजादी मखकी के उपनाम से कविताएं लिखती थी। यहाँ पे मखकी के नाम से कौन सी एक मुगल शहजादी थी जो कविताएं लिखती थी, उसके बारे में आपको बताना है। ए कह रहा है गुलबदन बेगम, बी कह रहा है जेबू उन निसा, सी कह रहा है नेहरू निसा और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से कौन ऐसी थी जो मखकी के उपनाम से कविताएं लिखती थी। हुमायूं नामा इनमें से किसने लिखा था, पहले ये बताइए। हुमायूं नामा लिखा था इसमें गुलबदन बेगम ने। तो हमारा तो आंसर पहला गलत हो गया, पहला हो ही नहीं सकता। दूसरा अगर देखें जेबू उन निसा, तो बताइए कौन थी। शहजादी जेबू उन निसा ही मखकी नाम से अपनी कविताएं लिखती थी। तो हमारा सही आंसर हो गया बी। अगर आपने बी लगाया था तो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से महायान बौद्ध मत से संबंधित है। आपको इसमें ये बताना है कि बौद्ध धर्म का जो 2 पार्टों में था, एक हीनयान था एक महायान था। आप ये बताइए कौन से बौद्ध संगति में ये विभाजित हो गए थे। तो बताइए इसमें महायान बौद्ध मत से संबंधित कौन कौन से हैं। ए कह रहा है माध्यमिका, बी कह रहा है योगाचार और सी कह रहा है मतलब तीसरा कह रहा है वैभाषिक और 4 कह रहा है सत्रांतिक। तो बताइए इनमें से कौन महायान से संबंधित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए ये विभाजन जो हुआ था जब कनिष्क के समय में कुंडलग्राम में चौथी बौद्ध संगति हो रही थी, उस टाइम विभाजन होता है हीनयान और महायान। और फिर इनके उसके बाद भी 2 सब पार्ट होते हैं। जैसे कि महायान संप्रदाय की बात करें तो इसमें होता है एक शून्यवाद होता है और एक विज्ञानवाद होता है। जो शून्यवाद होता है उसको कहते हैं यहाँ पे माध्यमिका को शून्यवाद कहते हैं। अगर विज्ञानवाद की बात करें तो योगाचार। ये दोनों किसके हो गए, महायान के। अब हीनयान की बात करें तो 2 उसमें वो भी विभाजित हो गया था, एक वैभाषिक और दूसरा सत्रांतिक। ये दोनों किससे हैं, हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। तो अब ये बात याद रखिएगा, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी और वो कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन कहाँ है, JNK में है, जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर था 1 और 2 अर्थात ए था। चलिए यहाँ पे शासक दिया हुआ है, ये यौवन दिया हुआ है, यौवन के राजपूत दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए कह रहा है इसमें बताना आपको कौन सा सुमिलित नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा शासक आया था, शासक कह रहे हैं राजदूत आया था, यौवन राजदूत। तो मेगस्थनीज दिया हुआ है। बी कह रहा है बिंदुसार डाइमेकस, सी कह रहा है अशोक डाइयोनोसिस और डी कह रहा है स्कंदगुप्त हेलियोडोरस। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, हेलियोडोरस की बात करें तो हेलियोडोरस किसके समय में आया था बताइए। हेलियोडोरस शुंग शासक के समय में आया था। शुंग शासक कौन था, भागभद्र के समय में आया था ये हेलियोडोरस। बाकी सारी बातें यहाँ पे दी हुई हैं जो सही है। भागभद्र के दरबार में आया था ये हेलियोडोरस, तो ये हमारा गलत हो गया। अब अन्य चीज़ें अगर देखें तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं हेलियोडोरस जो था इसके बारे में कहाँ से हमें पता चलता है कि हेलियोडोरस जो आया था भागभद्र के शासनकाल में आया था। शुंग वंश के शासक था भागभद्र, उसके शासनकाल में आया था। तो कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है वहाँ पे वासुदेव के समय में स्थापित करवाया गया था, वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है हमें। चलिए अगला हमें आप देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन था, मेगस्थनी जाते, सभी लोगों को पता होगा। फिर इन्हीं से संबंधित मेगस्थनी इंडिका किसकी भी ओर देता है, तो मौर्य साम्राज्य के ही बारे में देता है, वहाँ के राजनीति के बारे में देता है, इकोनॉमी के बारे में नहीं, अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं देता है, वो उसका नाम है बस। और अन्य चीज़ देखिए बिंदुसार डाइमेकस और अशोक के समय कौन आया था, डायनोसियस आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक कृति अरबों की सिंध विजय के संदर्भ में जानकारी देती है। जो अरब थे उनकी सिंध विजय के संदर्भ में कौन सी इसमें से जो कृति है वो जानकारी देती है, तो बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया चचनामा, तो बिल्कुल सही बात है, चचनामा से ही जानकारी मिलती है किसकी, ये अरबों की सिंध विजय के संबंध में जानकारी चचनामा से मिलती है।
अब इसमें हम थोड़े से देख ले, चशनामा कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो अरबी भाषा में लिखी थी। किसने लिखी थी? अली कुकी, अली कुकी ने लिखा था। थोड़ा सा नाम प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। अली कुकी ने लिखा था इसको, चशनामा को। और कौन सी भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। और इसमें किसके बारे में विवरण लिखा गया है? तो मोहम्मद बिन कासिम से पहले के और उसके बाद के विवरण दिए गए हैं, मोहम्मद बिन कासिम के। कुछ अन्य चीज़ें देखें, श्रृंगेरी, श्रृंगार जो है, श्रृंगार प्रकाश, ये किसके बारे में, क्या है ये राघवन के बारे में देता है जानकारी। इसमें क्या है? सौंदर्य शास्त्र के बारे में, मतलब सौंदर्य शास्त्र का एक बुक है ये, श्रृंगार प्रकाश। और इसको क्या बोला था? राघवन ने लिखा था, वी राघवन ने इसको लिखा था। और 1966 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, श्रृंगार प्रकाश को। और पृथ्वीराज रासो की क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो, तो देखिए पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज रासो में क्या हुआ है, इसको हिंदी भाषा में लिखा गया है। और इसको किसने लिखा था? चांद्र बरदाई ने इसको लिखा था। और देखें तो ये कौन से थे, इसको पूरा किसने किया था? पृथ्वीराज रासो को। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? चंद्रवरदाई ने तो इसको लिखा था, लेकिन इसको पूरा इसके किया था इनके पुत्र ने, चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हड़ जिसको कहते हैं, उसने पूरा किया था। और पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र के बारे में इसमें दिया गया है, पृथ्वीराज रासो में। चशनामा तो हमने देख ही लिया, चशनामा किस में था? अरबी भाषा में लिखा हुआ था। और इसको पूरा किसने था? अली कुकी ने किया था इसको। चलिए अगला देखते हैं। अगला कथन दिया हुआ, लोकमान्य तिलक ने एज ऑफ सेटलमेंट बिल का विरोध किया था। मिलान करना है, यहाँ पे कथन दिया है, लोकमान्य तिलक ने एज ऑफ सेटलमेंट बिल का विरोध किया था। और क्यों किया था, यहाँ कारण दिया हुआ है। तिलक का मानना था कि सरकार के बजाय समाज को सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन हेतु कदम उठाना चाहिए। तो बताइए क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं। उनका मानना ये था कि समाज की बुराइयों को कानून बना के नहीं दूर किया जा सकता जब तक समाज के लोग न चाहें। जैसे कि यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ पे लिंगानुपात गिरता जा रहा था। तो लोग जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा, वरना कितना भी आप कर लीजिए लिंग टेस्ट जांच को बैन, फिर भी होता रहेगा ये चीज़ें जब तक लोग ना अवेयर होंगे। चलिए अगला देखते हैं। बंगाल की निम्न फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, बताइए। ए कह रहा बांदेल, बी कह रहा चिनसुरा, सी कह रहा हुगली और डी कह रहा श्री रामपुर। बताइए इनमें से कौन सी ऐसी जो यहाँ पे फैक्ट्री थी? देखिए पहली बात तो लोग कंफ्यूज रहते हैं, फैक्ट्री नाम से होते हैं। यहाँ किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था, यहाँ केवल सामान ला के रखे जाते थे फिर बेचे जाते थे। यहाँ पे खास करके उनके कर्मचारी रहते थे, एक तरह का घेराबंद जगह होता था जहाँ पे रहते थे। यहाँ किसी तरह की औद्योगिक प्रक्रिया नहीं होती थी, तो इससे कंफ्यूज मत रहिए। फैक्ट्री होता था लेकिन फैक्ट्री जैसा दिखता नहीं था, यहाँ कोई फैक्ट्री वाली कार्य क्रिया नहीं होती थी। तो अगर देखें पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे बंगाल में स्थापित हुई थी, ये कौन सी थी बताइए? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। हुगली जो है ये पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी। चलिए अगला देखते हैं। कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन की नीति थी, क्या थी लॉर्ड कर्जन की नीति? बताइए। ए कह रहा है इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए। लॉर्ड कर्जन ऐसा सोचता था क्या कि इसे जो कांग्रेस थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए। बी कह रहा है इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। सी इसका सहयोग प्राप्त किया जाए। और डी इसको कानूनी मान्यता दी जाए। तो बताइए इनमें से कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन की कौन सी नीति थी? उम्मीद है आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए लॉर्ड कर्जन का एक कथन है, वो ये बोलता था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। अब बताइए, अब इस तरीके से आप आंसर लगा लेंगे ये कथन सुन के। ये लॉर्ड कर्जन के कथन है, इसका आंसर सही होगा बी, इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। लॉर्ड कर्जन चाहता था कि कांग्रेस के अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे उसके कथन भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किसने ये कथन कहा था। तो ये लॉर्ड कर्जन के कथन थे। निम्न में से किस एक शासक ने सिजदा और पाबोस की प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की थी? बताइए। ए कह रहा औरंगजेब, बी कह रहा बलबन, सी कह रहा है शाहजहां और डी कह रहा है जहांगीर। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें शाहजहां लगाया तो बिल्कुल सही बात है। अब बताइए सिजदा और पायबोस ये किसने शुरू किया था? इसको अगर हम देखें तो ये दिल्ली सल्तनत के समय में प्रारंभ होता है। और उसमें कौन था दिल्ली सल्तनत में? बलबन ने इसको आरंभ किया था। और इसमें सिजदा का जो संबंध था, सिजदा इसका अर्थ ये था झुक करके सलाम करना, झुक करके किसी को सलाम देना। और पैबोस क्या था? पैर को चूमना। ये दोनों किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था दिल्ली सल्तनत के समय में। गयासुद्दीन बलबन इसका नाम है, बलबन ने इसको शुरू किया था। और समाप्त इसने किसने किया था? शाहजहां ने समाप्त कर दिया था इसको।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? आपको इसमें से असत्य चुनना है। कथन एक दिया हुआ है 1929 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस लखनऊ में आयोजित की गई थी। देखिए ध्येय आईएएस में ज़्यादातर आंसर गलत दिए हुए हैं, तो आप उस पर मत जाइए, आप सही दिमाग लगा के सोचिए। कथन एक कह रहा है कि 1929 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस लखनऊ में आयोजित की गई थी। कथन दो कह रहा है आईएनएस मुकदमे में भूला भाई देसाई ने नेतृत्व वकालत की भूमिका निभाई थी। बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपको इसमें से चुनना है असत्य, जो गलत है उसको चुनना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं इसमें, और इसने ध्येय आईएएस ने इसको माना है कि दोनों कथन सही हैं, जबकि हम अगर देखें सही से अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था 1929 में, और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने के लिए इसमें कहा गया था। 1929 नहीं है यहाँ पे, 1919 है यहाँ पे, 1929 जो कि लिखा हुआ है, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरे की बात करें तो आईएनए केस जो था कब चल रहा था? 1945-46 में, और इसमें क्या कहा गया था? शाहनवाज दिल्ली सहगल। और देखिए इसमें होगा क्या था, राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था, भूला भाई देसाई ने इसकी वकालत की थी, इसलिए हमारा ये सही हो गया। पहला कथन गलत है, इसका सही गलत पूछ रहा था, तो इसका आंसर होगा एक, केवल एक, ये इसका सही आंसर है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में क्या असत्य है? आपको बताना है इसमें से क्या कैबिनेट मिशन के संबंध में गलत है। कथन एक कह रहा है कि यह 1946 में दिल्ली पहुंचा। कथन बी कह रहा है इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया। कथन सी कह रहा है प्रांतों को 6 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की थी। कथन डी कह रहा है इस मिशन के आने के समय अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो बताइए इनमें से कौन सा गलत कथन है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, और इसके जो मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? चलिए अभी मिशन के अध्यक्ष को छोड़िए, पहले देखिए उस समय के कौन थे वहाँ के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन थे वहाँ के? राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री होते हैं ब्रिटेन में, कौन थे? इटली थे। राष्ट्रपति तो वहाँ के नाम मात्र के होते हैं, राजा ही होते हैं। सर स्टैनफोर्ड इटली जो थे इसके अध्यक्ष थे, किसके? कैबिनेट मिशन के। और इसके अन्य मेंबर कौन थे? अलेक्जेंडर थे और लॉरेंस थे, पेंथिक लॉरेंस ये थे। और इसने त्रिस्तरीय सुझाव दिया था, बिल्कुल सही बात है, त्रिस्तरीय सुझाव दिया था, लेकिन प्रांतों को 6 श्रेणियों में बांटने की बात नहीं किया था, 3 श्रेणियों में ही बांटने की बात किया था। और वो 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी थी? क ख ग थी। जो क श्रेणियाँ थी वो हिंदू को विभाजित करने के लिए, हिंदू जो जहाँ भी मेजोरिटी में थे वहाँ विभाजित करने के लिए, जैसे कि मद्रास हो गया, इन 6 तरह के 6 जो प्रांत थे इसमें आते थे क में। फिर ख विभाजित किया गया था, ख में मुस्लिम बहुल थे, और गौ में जो थे बंगाल और असम के रीजन को गौ में डाला गया था। तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इसमें गलत पूछा था, तो हमारा सी आंसर गलत है, इसमें सी ही हम उत्तर लगाएंगे यहाँ पे। अगर देखिए इस मिशन के आने के समय अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो बिल्कुल सही है, डी इसका सही आंसर है। और कुछ अन्य चीज़ें अगर हम देख लें इसके बारे में, कैबिनेट मिशन के बारे में, इसने क्या कहा था? वयस्क मताधिकार को खारिज कर दिया था इसने, ये फैक्ट है, आप याद रखिएगा कि जो कैबिनेट मिशन था वयस्क मताधिकार को खारिज कर दिया था। और इसने कहा था ये 10 लाख प्रति, वयस्क मताधिकार की बात अब क्यों कर रहा था? क्योंकि संविधान सभा का गठन करना था, तो इसने बोला था 10 लाख प्रति अप्रत्यक्ष निर्वाचित किया जाए, प्रति 10 लाख प्रति जनसंख्या पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाए, संविधान सभा का निर्वाचन किया जाए। और आंतरिक सरकार के गठन का सुझाव भी इसने दिया था कैबिनेट मिशन से। कुछ इतनी बातें थी, अब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय होने वाला निम्नलिखित में से अंतिम राज्य कौन सा था? 2 कथन पूछा जाता है इसमें सबसे, पहला राज्य कौन सा था और अंतिम राज्य कौन सा था? बताइए। सबसे पहला राज्य की अगर बात करें तो सतारा होता, यहाँ पे सतारा हो जाएगा पहला राज्य। लेकिन यहाँ पे आखिरी राज्य का पूछ रहा है, तो आखिरी राज्य कौन सा था? करौली हो जाएगा, करौली इसका आखिरी राज्य होगा। ये कब हुआ था? 1855 में करौली को क्या किया था? व्यापकता के सिद्धांत के अंतर्गत किया गया था। और एक और कथन पूछा जा सकता है कि खराब प्रशासन के नाम पे किसको किया गया था? तो वो था यूपी, अवध का रीजन था, उसको खराब प्रशासन के नाम पे हड़पा गया था। तो कुछ ये बातें थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1927 में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। यह पत्रिका किस भाषा में छपती थी? बताइए। ए कह रहा है अंग्रेजी में, बी कह रहा है मराठी में, सी कह रहा है हिंदी में, और डी कह रहा है गुजराती में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए ये छपती थी मराठी में, हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बी इसका करेक्ट आंसर है। ये मराठी में छपती थी। और 1924 में कब किया गया था? 1924 में बी आर अम्बेडकर एक सभा का गठन करते हैं,
वो कौन सी किस नाम से होती है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम से 1924 में 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संस्था गठित करते हैं 1924 में बी आर अम्बेडकर। और फिर इसके बाद क्या होता है, उनके द्वारा 1927 में बहिष्कृत समाज पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, वो होती है मराठी भाषा में। इसलिए हमारा सही आंसर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं है, आपको ये चुनना है। यहाँ सामाजिक सुधार दिया और गवर्नर जनरल दिया हुआ। कथन एक कह रहा है सती प्रथा, फिर दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। बी कह रहा है दास प्रथा किसने समाप्त किया था? लॉर्ड एलन बोरो ने। सी कह रहा है शारदा एक्ट, लॉर्ड इरविन ने। डी कह रहा है ठगी प्रथा, लॉर्ड हेस्टिंग ने। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया है तो बिल्कुल सही बात है, डी इसका गलत है। चलिए हमें साइड से इसको समझते जाते हैं। सती प्रथा का देखिए, सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन से ऐसे भारतीय थे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी सती प्रथा को समाप्त करने में? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा में क्या होता था, किसी महिला के पति का अगर मृत्यु हो जाता था तो महिला को जिंदा उसके लाश के साथ जब जलाया जाता तो उसमें भी उसको भी जला दिया जाता था। वो सती प्रथा थी। ऐसा माना जाता था कि महिला अपने पति के लिए कुर्बानी दे रही है, कुछ इस तरीके के कुकृत्य थे। उनको समाप्त करने में राजा राम मोहन ने कदम उठाया था। और ये कब समाप्त किया गया था, ये डेट भी पूछा जा सकता है। बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया, कब पास किया गया? 4 दिसंबर 1829 को पास किया जाता है। इसलिए पहला कथन सही है। उस समय कौन सा गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो कुछ ये बातें थी। अब चलिए यहाँ पे दास प्रथा की बात कर लेते हैं। दास प्रथा की बात करें अगर, तो दास प्रथा कब शुरू हुई थी? ये कब समाप्त किया था? 1833 में इसको समाप्त किया था। शुरुआत इसकी बहुत पहले से ही चलती आ रही थी दास प्रथा भारत में। और इसको देखें, एपी की बात याद किया, मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें बताया गया था भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन भारत में दास प्रथा थी। 1833 में इसको 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड एल्वरो के द्वारा समय में समाप्त किया जाता है। लॉर्ड एल्वरो ने इसको समाप्त किया था। अब चलिए शारदा एक्ट की बात कर लें। शारदा एक्ट कब आया था? देखिए, बाल विवाह पर प्रतिबंध अधिनियम 1929 के माध्यम से क्या किया गया था? शारदा एक्ट लाया गया था इसी के माध्यम से। और क्या किया गया था कि शारदा एक्ट के माध्यम से ये प्रोविजन किया गया कि 14 वर्ष की महिला और 18 वर्ष के पुरुष तभी शादी होगा, इससे कम के हैं तो नहीं हो सकता। शारदा एक्ट के माध्यम से कहा गया था। और अधिनियम कौन सा अधिनियम का था? बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के अंतर्गत लाया गया था। वर्तमान में क्या है एज? महिलाओं के वर्तमान में 18 वर्ष और पुरुष के 21, ये चल रहा है वर्तमान में। अब ठगी प्रथा की बात कर लें तो ठगी प्रथा कब आया था? भारत के गवर्नर जनरल, प्रथम भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके समय में लाया गया था। कर्नल सलीम के सहयोगों से 1930 में इसको समाप्त किया गया था। देखिए ये चीज़ आप समझ गए कि जो ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कैसे लाया गया था, तो ये लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब ये बात ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन से थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और ये जो कर्नल सलीम थे उनके सहयोग से ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रोविजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताइए। कथन एक कह रहा है कि चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कारण बताया गया, मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट पास करवाया था या लागू करवाया था। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसको हमने पहले डिस्कस कर रखा है और हमने वहाँ पे देखा था कि चार्ल्स मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। तो इसलिए इस कथन और कारण दोनों सही है, ए इसका आंसर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ वल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है, किस में मिलता है? आपको ये बताना है। यज्ञ वल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख किस में मिलता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है डी, उनका बिल्कुल सही है, डी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाथा सप्तशती नामक मुक्त काव्य के रचनाकार हाल का संबंध किस वंश से था? बताइए। ए कह रहा शुंग वंश, बी कह रहा आंध्र सातवाहन, सी कह रहा हर्यक वंश और डी कह रहा मौर्य वंश। मुझे सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें हाल का संबंध आंध्र सातवाहन से लगाया, बिल्कुल सही बात है। आंध्र सातवाहन से किसका संबंध था? हाल का संबंध। गाथा सप्तशती नामक मुक्त काव्य के रचनाकार जो कि हाल हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। गाथा सप्तशती नामक मुक्त काव्य की रचना किसने की थी? तो हाल ने की थी। हाल का संबंध किससे था? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित था। बी इसका सही आंसर है। चलिए, उत्मेरूर अभिलेख का संबंध किस एक से है? उत्मेरूर जो अभिलेख है इसका संबंध किस एक से है? हमने इसके पहले वाले पार्ट में देखा था कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख, आप नहीं आपको याद है तो आप जाकर उसको रिवाइज कर सकते हैं। उत्मेरूर अभिलेख का संबंध किस एक वंश से है, आपको ये बताना है।
एक कह रहा है चोलकालीन स्थानीय स्वशासन से, बी कह रहा है चोलकालीन राष्ट्रकूट के युद्ध से, सी कह रहा है अशोक के युद्ध से, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। वहाँ पे हमने उत्मेरुर अभिलेख क्वेश्चन आया हुआ था, तभी हमने सारे अभिलेखों को डिस्कस किया था वहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे भी हम देख लेते हैं उत्मेरुर अभिलेख का संबंध किससे है, बताइए। इसका है स्थानीय चोलकालीन जो था स्थानीय शासन से संबंधित, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोविजन पहले भी था और उसमें चोलकालीन स्थानीय शासन को रिप्रेजेंट करता था उत्मेरुर अभिलेख। अब इसके बारे में उत्मेरुर के बारे में अगर कुछ अन्य चीज़ देखें तो ये चोल काल से संबंधित है। आप ये बात याद रखिए कि पूछ सकता है उत्मेरुर अभिलेख का संबंध किस काल से है, तो चोलकालीन से है। और इस किस चीज़ को बताता है ये, तो स्थानीय शासन को बताता है। चलिए निजामुद्दीन औलिया किसके बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, बताइए। फिरोज शाह तुगलक के लिए कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक को, गयासुद्दीन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो आप आसानी से लगा सकते हैं, बताइए किसके बारे में कहा था इन्होंने। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इसने कहा था। कौन? निजामुद्दीन औलिया। इनका मकबरा कहाँ पे? दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई हाजिम उल मुल्क की उपाधि को खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने त्याग दिया था? हाजिम उल मुल्क की उपाधि पहली बात तो पता होना चाहिए, और किसको दिया गया था ये पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आसानी से लगा सकते हैं। देखिए ए कह रहा है हकीम अजमल खान ने, बी कह रहा है शौकत अली ने, सी कह रहा है डॉक्टर किचलू ने, और डी कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना ने। आप इसमें दो लोगों को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर किचलू और मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि ये सभी लोगों को पता हो कि इनको नहीं मिला था। शौकत अली आपको पता हो तो आप लगा सकते हैं, नहीं पता है तो आपसे गलती हो सकती है। देखिए 50-50 का मामला हो गया। अब ऐसे में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। अगर आपका लक सही हुआ तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही होगा आपका। अगर आप मानते हैं शौकत अली को नहीं मिला तो बिल्कुल सही काम करता है। शौकत अली को नहीं मिला था, ये डॉक्टर जो हकीम अली खां थे उनको मिला था। ये हमारा सही आंसर है। अगर आपने ए लगाया था तो बिल्कुल सही है, 20 का ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पत्र पत्रिका के माध्यम से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नील आंदोलन में किसानों के हितों का समर्थन किया था? ए कह रहा सोम प्रकाश, बी कह रहा है बंगवासी, और सी कह रहा अमृत बाजार, और डी कह रहा बुद्धि दर्पण। बताइए इसमें किसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, किसको? जो नील आंदोलन चला था किसानों को, उनके हितों का समर्थन किस में किया था? अगर आप सोम प्रकाश लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, सोम प्रकाश में ही इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, जो नील आंदोलन था उसका समर्थन किया था। और इस जो ये पत्रिका थी, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। चलिए अगला देखते हैं। और ये आंदोलन क्यों हो रहा था आपको पता होना चाहिए। आंदोलन इसलिए होता है, इंडिगो प्लांटेशन एक्ट जो था उसमें ये कहा गया था कि किसानों को उनका जो प्लांट लगाएंगे वो खुद ही खरीदेंगे, जो ब्रिटिश थे। इसलिए विरोध किया जा रहा था उस चीज़ का, और सोशल रेट भी डिफरेंट हो गया था, तो उसके कारण हो रहा था विरोध, नील विद्रोह। और कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था, बंगाल नहीं दिया है, बंगाल में हुआ था ये रीजन। तीन कठिया प्रथा वाला जो था आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुआ था, वो कहाँ पे था? एक चीज़ और यहाँ पे फैक्ट आप याद रखिएगा, नील आंदोलन के बारे में पता है। ये नील आंदोलन क्यों ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अहिंसक आंदोलन था, इसमें किसी तरह की हिंसा नहीं की गई थी। हिंदू मुस्लिम की इसमें एकता देखी गई थी नील आंदोलन में। और 1859 में आंदोलन चला था। 1917-18 में चंपारण आंदोलन होता है। चंपारण आंदोलन भी नील से ही संबंधित है। इसमें क्या होता है? तीन कठिया प्रथा रहती है, चंपारण में होता है। गांधी जी इसमें पहली बार पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कब होता है? चंपारण सत्याग्रह 1/3 पार्ट पे लगाया जाता है। आपको पता होगा कि यहाँ पे 20 कट्ठे को 1 बीघा कहा जाता है, और 3 कट्ठे पे 3 कट्ठे खेत में नील की खेती करना कंपलसरी था, तो 3/20 होगा यहाँ पे। और चंपारण में हुआ था, और ये 1917-18 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1973 में एक कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण करवाया था, जिसका संबंध था, किससे संबंध था इसका? ए कह रहा शक्तियों के पृथक्करण से, बी कह रहा स्थायी बंदोबस्त से, सी कह रहा पुलिस सेवा से, और डी कह रहा दास व्यापार पर रोक से। कॉर्नवालिस संहिता आपसे पूछा जाता है, यूपीएससी के भी फेमस हैं और यूपी पीसीएस के भी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताइए, उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर ये देखिए, इस मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस से भी ये पूछा जाता है इसी टॉपिक से संबंधित, कि इसके बदलाव के आने, ये जो कॉर्नवालिस संहिता आने के बाद भारतीय जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें किस तरह का परिवर्तन देखने के लिए मिला। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मेंस में मिलते हैं। अगर आपको पता है तो आप आसानी से लगा लेंगे। ये शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित था कॉर्नवालिस संहिता। इसमें क्या कहा गया था कि देखिए, न्यायिक शक्तियाँ थी और प्रशासनिक शक्तियाँ थी, दोनों को सेपरेट कर दिया गया। इसके पहले क्या था? एक ही व्यक्ति को न्यायिक शक्तियाँ भी थी और प्रशासनिक शक्तियाँ, दोनों एक ही को थी। लेकिन इसमें क्या किया गया? सेपरेट कर दिया गया दोनों को। जो न्यायाधीश होगा वो अलग काम करेगा, और जो प्रशासक होगा वो अलग काम करेगा। 1773 में ये आता है
1793 में, 1773 नहीं, 1793 में आता है। कौन? कार्नवालिस संहिता, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1793 में कार्नवालिस संहिता थी। और आता है इसमें क्या किया था, न्यायिक शक्ति और प्रशासनिक शक्ति को डिफरेंट कर दिया था। दोनों दो लोग अब निभाएंगे पद। चलिए, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से कौन निफ निपखवाद निपखवाद के संस्थापक थे? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो गलत हो सकता है आपसे। देखिए, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों आज इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसों पर फोकस करने लगे। निपखवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए दिया गुरु अंगद, बी दिया गुरु नानक, सी दिया गुरु गोविंद सिंह और डी दिया गुरु हरिराम। तो बताइए किसने, कौन इसके संस्थापक थे निपखवाद के? विद सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर गुरु नानक की बात की जाए तो यही थे इसके निपखवाद के संस्थापक। और कुछ अन्य देखें तो ये सिख धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनाई प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है सही है? सत्य कथन का पहचान करना होगा सिनाई प्रायद्वीप के बारे में। यह लाल सागर तथा अदन की खाड़ी के मध्य स्थित है। अब सिनाई प्रायद्वीप के बारे में जानते होंगे तो आसानी से लगा लेंगे। कथन 2 कह रहा है यह एशिया में स्थित मिस्र का एकमात्र क्षेत्र है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे पहले कथन की बात करें तो यह कहाँ से स्थित है? भूमध्य सागर से लाल सागर तक है। अदन की खाड़ी की बात यहाँ पे कर दी है, इसलिए गलत है ये। भूमध्य सागर से मेडिटेरियन सी से रेड सी के बीच तक है फैला हुआ। कुछ इस तरीके का रीजन है, त्रिभुज में है, ऐसे नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसे देखेंगे आप तो इस तरीके से है। यहाँ पे स्वेज कैनाल इधर से गुजरी हुई है, तो ये किसका? इजिप्ट का पार्ट है, मिस्र का। और यहाँ पे मेडिटेरियन सी हो गया और यहाँ पे रेड सी है। इधर से ऐसे देखेंगे तो रेड सी है, तो रेड सी तक फैला हुआ है। एशिया में स्थित मिस्र का एकमात्र क्षेत्र है, तो ये बिल्कुल सही बात है। पहला गलत है इसमें। हमारा सही आंसर हो गया यहाँ पे बी। जिन लोगों ने बी लगाया था उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट दिया हुआ है कि उसके साथ बताना है। कथन 1 कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में तापमान संबंधी भिन्नता नहीं पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में तापमान संबंधी भिन्नता नहीं पाई जाती। कारण बताया गया कि इसमें वाताग्र का अभाव होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया, वो ए इसका सही है। देखिए, वाताग्र क्या होता है? मान लीजिए जैसे इधर से गर्म हवाएं आ रही हैं, इधर से ठंडी हवाएं, तो इसको कहते जब दोनों का डिफरेंट होता है तो उसको वाताग्र कहते हैं। तो इसमें अभाव पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में पाया जाता है ये चीज़। किसका? वाताग्र। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में नहीं पाया जाता, तो ये बिल्कुल सही कथन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न देशों पर विचार करें। कथन 1 कह रहा बांग्लादेश, 2 कह रहा कोलंबिया, 3 कह रहा हवाई द्वीप और 4 का ताइवान। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ना गलत है। पहले हमें यहाँ देखना चाहिए निम्न कथनों पर विचार करिए, और फिर नीचे देखना चाहिए किस बारे में विचार करना है। तो कर्क रेखा पर स्थित देश के बारे में विचार करना है। तो बताइए इनमें से कर्क रेखा पर कौन कौन से देश पड़ते हैं? बांग्लादेश, कोलंबिया, हवाई और ताइवान। तो कौन से इनमें से पड़ते हैं? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे लगाया सी, तो बिल्कुल सही बात है, सी इसका करेक्ट है। बांग्लादेश पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, बांग्लादेश पड़ता है। 18 देश टोटल पड़ते हैं और बांग्लादेश इसमें पड़ता ही है। फिर उसके बाद हवाई पड़ता है, फिर ताइवान पड़ता है। कोलंबिया नहीं पड़ता है। कोलंबिया किस पे पड़ता है? विषुवत रेखा पे कोलंबिया पड़ता है, इस पर नहीं पड़ता है। इसलिए हमारा आंसर हो गया सही सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप मैप में देख सकते हैं, अगर चाहिए तो एटलस पास में लेकर रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, एटलस लेंगे तो आप 2-3 लोकेशन एक्स्ट्रा भी देख पाएंगे, और यहाँ पे अगर मैं मैप में दिखाऊँ तो एक ही 2 लोकेशन देख पाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, कुछ चीज़ें अन्य भी देख लीजिए, पास में कौन सा सी है, कौन सी खाड़ी है, ये सारी चीज़ें समझ लेंगे। स्थानीय हवा और क्षेत्र के बारे में दिया है। जोंडा, जोंडा कह रहा है अर्जेंटीना में, बी कह रहा है मिस्ट्रियल लायंस की खाड़ी में, सी कह रहा है ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, और डी कह रहा है नार्वेस्टर वेनेजुला में। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने नार्वेस्टर लगाया है, तो देखिए नार्वेस्टर कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में चलती है। यहाँ पे वेनेजुला दिया हुआ इसलिए गलत है हमारा। गलत ही पूछा तो हमारा सही आंसर हो गया डी। लेकिन जोंडा के बारे में अगर बात करें तो जोंडा कहाँ पर चलती है? जोंडा एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलता है, अर्जेंटीना में। जोंडा ये वहाँ की हवा है, वो कैसे चलता है? जोंडा एंडीज पर्वत, आप देखेंगे एंडीज पर्वत कुछ इस तरीके से है, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पे चलता है। तो ये अर्जेंटीना के पूर्वी ढाल पे चलता है। पूर्वी अर्जेंटीना का रीजन ही पूर्वी ढाल में है, तो अर्जेंटीना में चलता है। अब मिस्ट्रल की बात करें तो मिस्ट्रल कहाँ चलता है? नॉर्थ से वेस्ट के रीजन में चलता है। अब भूमध्य सागर क्षेत्र में लियोन्स की खाड़ी में चलता है। तो यहाँ पे दिया लियोन्स की खाड़ी, लायंस या लियोन्स दोनों का कह सकते हैं इसको, मिस्ट्रल। तो बिल्कुल सही बात है। और ये फ्रांस से स्टार्ट होता है, फ्रांस के रीजन में चलता है।
चलिए ब्रिक फिल्टर की बात कर लें। ब्रिक फिल्टर क्या होता है? यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म हवा है। गर्म भी है और ड्राई भी है, दोनों है, तो काफ़ी पेनफुल होता होगा ये मिस्ट्रेल ब्रिक सॉरी ब्रिक फिल्टर जो है ऑस्ट्रेलिया में चलता है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, और ये गर्म भी होता है और शुष्क भी होता है, तो बहुत पेनफुल होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, उसका चयन करिए। सत्य कथन को बताना है आपको। भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। कथन 2 कह रहा है यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो बताइए क्या दूसरी है या तीसरी है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर मैं ये कहूँ कि भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो सही होगा। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो भी सही हो जाएगा, लेकिन भारत में स्थित दूसरी है। भारत में स्थित सबसे पहली चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा, K2 है, और उसके बाद कंचनजंगा का नंबर आता है। लेकिन भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बात करें तो पहली कंचनजंगा हो जाएगी भारत की। लेकिन विश्व में अगर बात करें तो ये कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाती है कंचनजंगा। तो बिल्कुल सही बात है, भारत में हिमालय स्थित सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। बताइए इनमें से कौन सा सही है? बिल्कुल सही बात है, पहला कथन इसमें करेक्ट है। अगर देखें इसमें दूसरा, तो दूसरा भी सही है, सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ अन्य के। एवरेस्ट की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट। तो क्या है, ये तो पहले स्थान पे है हाइट में। तो इसकी हाइट कितनी है? 8848.86 इसकी हाइट है, मीटर है, मीटर में आप इसको काउंट करिएगा। फिर K2 की बात करें, और हिमालय पे स्थित है ये कौन से? माउंट एवरेस्ट। K2 की बात कर लेते हैं, K2 कहाँ पे स्थित है? K2 काराकोरम में स्थित है, और इसकी हाइट कितनी है K2 की? ये भारत में स्थित मतलब सबसे ऊंची चोटी है, पहली सबसे ऊंची चोटी है भारत में। लेकिन ये किस पे? हिमालय पे नहीं है। अगर दे दे K2 हिमालय पे तो गलत है, ये काराकोरम में स्थित है और 8611 मीटर इसकी हाइट है। फिर कंचनजंगा की बात कर ले। कंचनजंगा क्या है? भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन हिमालय में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं कंचनजंगा के। तो ये 8500 कितनी मीटर है? 8586 मीटर ऊंचा है, और ये हिमालय का पार्ट है। अब देख रहे हैं लोहित से, छोड़िए लोहित से इंपॉर्टेंट नहीं है, लोहित से के बारे में डिस्कस करना कोई मतलब नहीं है। अब हम कुछ अन्य चीज़ें देख ले, ट्रांस हिमालय। फिर अगर आपसे पूछ सकता है कि सारी जो श्रेणियाँ हैं उनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए, तो आप कैसे अरेंज करेंगे? तो फिर आप अरेंज करें ट्रांस हिमालय, फिर काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख कह देंगे, लद्दाख के बाद पीर पंजाल कह लेंगे, पीर पंजाल के बाद कौन सा होगा? बताइए। धौलाधर हो जाएगा, डी धौलाधर हो गया। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा। आप इसको ये नॉर्थ टू साउथ भी अरेंज करने के लिए दे सकते हैं, साउथ टू नॉर्थ भी अरेंज करने को हो सकता है। तो हमने टी से क्या देखा था? टी से ट्रांस हिमालय था। के से क्या था? के से हमने देखा था काराकोरम। काराकोरम पे ही सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। फिर लद्दाख हमने देखा था, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? स्टोक कांगरी है। फिर यहाँ पे देख लें धौलाधर, धौलाधर की बात करें, धौलाधर पे हनुमान का हिला, हनुमान का टीला होगा, हनुमान का टीला है, करेक्ट, हनुमान का टीला है धौलाधर पे। फिर शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले, चंगबंग है, चांगबंग, चंगाबंग जो कह लीजिए है। तो ये सारी चीज़ें थी। आप अरेंज करने के लिए सबसे नीचे शिवालिक हो जाए, सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हिमालय, फिर काराकोरम, फिर लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर और फिर शिवालिक हो गया। आप ऐसे याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो आप बैक करके ले सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पहाड़ी चंदन के लिए प्रसिद्ध है? आपको न्यूज़ बताना कौन सा एक पहाड़ी है जो चंदन के लिए फेमस है, बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए मेलागिरी जो है चंदन के लिए फेमस है, तो हमारा सही आंसर सी है। लेकिन अगर नियामगिरी के बारे में हम नहीं समझते हैं तो शायद ये गलत होगा। नियामगिरी कहाँ पे? ये उड़ीसा में है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, और ये कालाहांडी जिला में स्थित है। और किस लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए फेमस है। आप याद रखिएगा, वो जो उड़ीसा रीजन है बॉक्साइट का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। बॉक्साइट किसका एलॉय और है? ये एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम का जो बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम से तैयार किया जाता है। अब पालकोंडा, महेंद्रगिरी, नालकोंडा, वेलिकोंडा, जवाडी, सेवराय, इनके बारे में अगर नहीं हम डिस्कस करते हैं यहाँ तक आके तो गड़बड़ होगा, ये भी नाइंसाफ़ी होगा। देखिए अब पूर्वी घाट की पहाड़ियों के महत्वपूर्ण पहाड़ियों के बारे में हम डिस्कस कर लें तो बढ़िया होगा। महेंद्रगिरी जो है सबसे ऊंची चोटी है जो कि उड़ीसा में स्थित है, पूर्वी घाट की। फिर नल्लामलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई, बेलीकोंडा, नल्लामलाई, बेलीकोंडा, फिर पालकोंडा, NBP। आप याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश की चोटियाँ हैं। आपसे पूछा जा सकता है नल्लामलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा कहाँ पे स्थित है, तो आप बता सकते हैं आंध्र प्रदेश में स्थित है, पूर्वी घाट की चोटियाँ हैं ये। अब फिर जवादी, जवादी, जवादी और सेवराय, सेवराय की बात करें तो सेवराय, जवादी और सेवराय कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में दोनों स्थित हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जवादी और सेवराय कौन से घाट की पहाड़ियाँ हैं, तो आप बताइएगा वहाँ पे पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं और ये तमिलनाडु में स्थित हैं। और अभी हमने देखा यहाँ पे
नल्लामलाई, बेलिकोंडा, पालकोंडा। नल्लामलाई, बेलिकोंडा, पालकोंडा कहाँ पे स्थित है? आंध्रा में स्थित है। महेंद्रगिरी कहाँ पे स्थित है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी थी, अभी हमने देखा उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माली ब्लेंडम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमेक्स खान कहाँ पे स्थित है? माली ब्लेंडम के बारे में आप पहले यहाँ समझ लीजिए तो आपको समझ में आएगा खान कहाँ पे स्थित है। माली ब्लेंडम क्या होता है? देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है? एलॉय है। एलॉय मतलब क्या होता है? अब एलॉय तो नाम ही समझ ही नहीं आ रहा होगा। एलॉय मतलब मिश्रण होता है। ये किसी भी धातु में मिश्रित करके उसका स्वरूप बदला जा सकता है, जैसे कि और स्टेनलेस स्टील आपने देखा होगा। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? उस पर जंग नहीं लगता है, और उसको मजबूत करने के लिए मॉलिब्लेडम यूज किया जाता है। मॉलिब्लेडनम उसमें उपयोग किया जाता है। इसका सबसे बड़ा खान कहाँ पे? क्लाइमेक्स खान। स्पेशली पूछा है क्लाइमेक्स खान कहाँ पे स्थित है, तो ये अमेरिका में, यूएसए में। इसका सही आंसर हो गया हमारा डी। अगर आपको पता रहा था यूएसए तो बिल्कुल सही बात है। मॉलिब्लेडनम कहाँ पे? यूएसए में। चलिए क्लाइमेक्स खान यूएसए में कोलोराडो जो पठार है वहाँ पे स्थित है। अब कुछ अन्य चीज़ें अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो देखिए, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे दिया हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में देख लीजिए क्या चीज़ फेमस है। तो साउथ डीप गोल्ड माइन है, साउथ डीप गोल्ड माइन यहाँ पे है साउथ अफ्रीका में। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आ गई यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी कुछ देख लेते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया के बारे में 2 पॉइंट हम सीख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ओलंपिक डैम इन साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो किसके लिए? कॉपर के लिए, फिर इसके बाद सिल्वर के लिए, फिर यूरेनियम के लिए। यूरेनियम का पूरे विश्व का 4% यहीं से निकलता है। किसमें? ओलंपिक डैम इन साउथ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से क्या निकलता है? यूरेनियम पूरे विश्व का 6% यहीं से होता है। अब यहाँ पे कनाडा की बात आ गई, तो कनाडा को क्यों छोड़ें? कनाडा से भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। कनाडा से हाईलैंड वैली कॉपर यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। हाईलैंड वैली यहाँ पे है। हाईलैंड वैली क्या बोलते हैं, माइन है कनाडा में। हाईलैंड, HIGH, हाईलैंड वैली हो गया, कॉपर माइन है यहाँ पे। आपसे पूछा जा सकता है कि साउथ डीप गोल्ड माइन कहाँ पे स्थित, तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका में। फिर आपसे पूछा जा सकता है ओलंपिक डैम इन साउथ ऑस्ट्रेलिया, तो ओलंपिक डैम बस पूछा जाएगा तो आप ऑस्ट्रेलिया बताएंगे। साउथ जोड़ देगा साउथ ऑस्ट्रेलिया तो आप आसानी से लगा लेंगे, लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जोड़ेगा। फिर आपसे पूछा जाता है हाईलैंड वैली कहाँ पे स्थित है, तो आप बता सकते हैं ये कनाडा में है। या फिर यहाँ पे अभी हमने देखा क्लाइमेक्स खान कहाँ पे स्थित है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही आंसर हमारा इसमें डी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लेसोथो देश के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है? लेसोथो देश के बारे में अगर आपने देखा हो, थोड़ा बहुत, थोड़ा भी आपको याद आ रहा हो तो आप आसानी से लगा लेंगे। ये साउथ अफ्रीका में के पास में स्थित है। देखिए पहला कथन देख लेते हैं। यह डेक्कन्स वर्ग पर्वत पर स्थित है। बताइए सही है? बिल्कुल सही बताया। डेक्कन्स वर्ग पर्वत के पर स्थित है। कुछ इस तरीके से मैप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे स्थित है। ये साउथ अफ्रीका का मैप इस तरह से बना लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे ये स्थित हुआ है यहाँ पे। कौन सा? अफ्रीका का जो लेसोथो है यहाँ पे स्थित है। चलिए अब यहाँ पे हम अन्य चीज़ें देखते हैं। इसके तटरेखा की लंबाई सबसे छोटी है। अब अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसको होल्ड करते हैं। दूसरा देखते हैं, इसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, इसे शांत घाटियों का देश कहता है लेसोथो को। तो अगर इसकी राजधानी मैसूरू है तो ये भी बिल्कुल सही, तो मैसूरू इसकी राजधानी है। इसकी कोई तटरेखा है ही नहीं क्योंकि ये लैंड लॉक देश है, इसकी सीमा रेखा तट से नहीं लगती है, इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ पे हो गया कौन सा? इसकी तटरेखा की लंबाई सबसे छोटी है, बिल्कुल गलत बात है ये। इसकी तटरेखा समुद्र से लगती ही नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर सही हो गया बी। चलिए अगला देखते हैं। कभी कभी मैप में आप ऐसे शहरों की राजधानी, इसका लोकेशन, स्पेशली लैंड लॉक जो देश है उनकी सीमाएं थोड़ी सी देखते रहिए। बाकी सारी बातें आपको पता हो ना हो, बस इतनी सी बातें पता होंगी तो आप आंसर लगा लेंगे। एलिमिनेट करने के लिए कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक वाराणसी कन्याकुमारी राजमार्ग पर स्थित नहीं है, आपको ये बताना है। ए कह रहा है सतना, बी कह रहा है रीवा, सी कह रहा है जबलपुर और डी कह रहा है कटनी। बताइए इनमें से कौन सी वाराणसी कन्याकुमारी राजमार्ग पर नहीं स्थित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें अगर हम देखें वाराणसी कन्याकुमारी राजमार्ग पे कौन कौन से महत्वपूर्ण सिटी इस्टेब्लिश हैं, तो रेवा कहाँ पे है? रीवा लिखा है, रेवा रीवा दोनों कह सकते हैं, इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। ये एमपी में स्थित है, रीवा बिल्कुल सही बात है। फिर अगर देखें जबलपुर, ये भी एमपी में है, जबलपुर भी। फिर नागपुर, ये आ जाता है महाराष्ट्र में। हैदराबाद तेलंगाना में। बेंगलुरु कर्नाटक में आ जाता है। सतना इस पर स्थित नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। यहाँ पे दिया हुआ है लैंडफॉल
द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कारण बताएगा, कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग कर दिया। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे लगाया अपना सी, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता है यहाँ पे, सी नहीं होगा यहाँ पे। एक मिनट, कोको जलमार्ग इसे म्यांमार से के कोको द्वीप से अलग करती है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही कथन है यहाँ पे। और व्याख्या यहाँ पे नहीं हो रहा है। व्याख्या क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको ये बताना चाहिए कि अंडमान निकोबार के द्वीप समूह सबसे उत्तर में स्थित है, ऐसा बताता तो समझ में आता, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। आप इसमें कौन सा लगाएंगे, दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता, 20 का सही आंसर होगा। देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, अंडमान निकोबार लैंडफॉल और सबसे उत्तर में है, जो यहाँ पे है लैंडफॉल। आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप देखेंगे तो सबसे ऊपर लैंडफॉल मिल जाएगा, सबसे नीचे कौन सा मिलेगा बताइए, इंदिरा पॉइंट मिल जाएगा। और यहाँ पे कोको जो जलमार्ग है ये क्या करता है, म्यांमार के कोको द्वीप को अलग करता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों में से किस एक से होकर मनाली से लेह मार्ग पर नहीं गुजरा जा सकता है, आपको ये बताना है। देखिए दर्रे पूछे जाते हैं, दर्रे के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है। रोहतांग ला, बारालाचा, बुर्जिला और टंगलोंग। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम ले करके, जिसके माध्यम से मनाली से लेह नहीं गुजरा सकते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम देखें यहाँ पे मनाली से लेह जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मनाली से लेह जाने के लिए रोहतांग दर्रा उपयोग कर सकते हैं, बारालाचा दर्रा ये भी उपयोग कर सकते हैं, बुर्जिला कर सकते हैं कि नहीं बताइए। बुर्जिला दर्रा क्या करता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये श्रीनगर को बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ पे हो गया डी। डी ही गलत है। अब टंगलोंग जो दर्रा है ये भी हम इसको भी इसके माध्यम से मनाली से ले जा सकते हैं, लेकिन जो बुर्जिला है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, सी। अब पूछा था कौन से नहीं गुजर सकते, तो सी से नहीं गुजर सकते। चलिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में फैला अमरकंटक पठार क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बताइए। ए कह रहा मैग्नीज, बी कह रहा बॉक्साइट, सी कह रहा क्रोमाइट और डी कह रहा तांबा। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए ये किसके लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए। अभी हमने बताया था अगर भारत का ऐसे मैप बनाएंगे तो ये जो रीजन है बॉक्साइट के लिए काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है, तो सही आंसर होगा हमारा बी। अब चलिए अगला क्वेश्चन, 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है। ए कह रहा मालदीव और सेशल्स, बी कह रहा भारत और इंडोनेशिया, सी कह रहा है भारत और मालदीव और डी कह रहा है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। बताइए उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए 6 डिग्री चैनल क्या करता है, ये विभाजित करता है भारत और इंडोनेशिया को, क्या सही है ये। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। चलिए देखते हैं। देखिए 6 डिग्री चैनल जो है ये किसको डिवाइड करता है, ग्रेट निकोबार को कैसे करता है, इंडोनेशिया से। यहाँ पे ग्रेट निकोबार का उपयोग नहीं किया गया, भारत और इंडोनेशिया दिया हुआ था, हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। 6 डिग्री चैनल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। 6 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता था, ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से, इंडो लिख देता हूँ, तो 6 डिग्री चैनल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 8 डिग्री चैनल की बात कर लेते हैं। 8 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को किससे विभाजित करता है, मालदीव से विभाजित करता है। फिर 9 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें, जो 9 डिग्री चैनल है वो क्या करता है, कल्पनी किसका, लक्षद्वीप का एक छोटा सा द्वीप है कल्पनी, और किसको, मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का एक पार्ट है, तो मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। कुछ ये बातें थी। और 10 डिग्री चैनल की बात कर लें तो 10 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से विभाजित करता है 10 डिग्री चैनल। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस एक पूर्व का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। वो एक ऐसा देश है जहाँ पे मेडिटेरियन जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण उसको कहा जाता है पूर्व का स्विट्जरलैंड। ए कह रहा है जॉर्डन, बी कह रहा है लेबनान, सी कह रहा है साइप्रस और डी कह रहा है इजराइल। तो ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज होंगे मेडिटेरियन जो जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु लेकर के, तो जॉर्डन तो ज़्यादातर लोग इसमें एलिमिनेट कर लेंगे, साइप्रस को भी एलिमिनेट कर लेंगे। सॉरी साइप्रस नहीं होगा, क्योंकि साइप्रस टर्की का छोटा सा भाग है, वो मेडिटेरियन सी में ही स्थित है, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेबनान में लोग कन्फ्यूज होंगे, इजराइल में, तीनों में कन्फ्यूज होंगे, लेकिन आपको पता हो तो आसानी से आंसर लगा लेंगे। वो है लेबनान को कहा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण पूर्व का स्विट्जरलैंड। अगर मैं कहूँ
पूर्व का ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो बताइए, पूर्व का ब्रिटेन किसे कहते हैं? वो है जापान। जापान को पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वर्ष भर हिम से ढका रहता है? दक्षिण अफ्रीका के इनमें से कौन सा है पर्वत जो वर्ष भर किसे ढका रहता है? बर्फ से। ए कह रहा है एटलस पर्वत, बी कह रहा है डेक्कन फॉर्स, सी कह रहा है माउंट किलिमंजारो और डी कह रहा है माउंट टाउकाल। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है पर्वत जो दक्षिण अफ्रीका का है और वर्ष भर हिम से ढका रहता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए माउंट किलिमंजारो है, यही वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। आप चलिए बता दीजिए कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है माउंट किलिमंजारो का? देखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी है उहुरु। उहुरु उहुरु है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो की। इसका सही आंसर हमारा हो गया सी। सी माउंट किलिमंजारो जो है इस पर वर्ष भर ढकी रहती है, किससे? हिम से। चलिए एक सौर वर्ष की अवधि होती है, एक सौर वर्ष उसको कहते हैं जब सूर्य मंदाकिनी अर्थात आकाशगंगा का चक्कर लगा लेता है, तो उसको कहते हैं। कितने दिनों में लगा लेता है बताइए? सी इसका 25 होगा, 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। एक सौर वर्ष की अवधि होती है 25 करोड़ वर्ष। और जब सूर्य एक चक्कर किसका लगा लेता है? आकाशगंगा का अर्थात मंदाकिनी का, तो उसको कहते हैं एक सौर वर्ष। और कितना टाइम लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना आयन मंडल में संपन्न होती है? आयन मंडल अगर आपको पता हो तो आप आसानी से आंसर लगा लेंगे। कथन एक कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश का दर्शन, यहाँ पे इंग्लिश में व्यू ऑफ साउथ पोलर लाइट। आप साउथ पोलर लाइट को क्या कहते हैं बताइए? आपको पता हो तो आसानी से लगा सकते हैं। अरोरा पोलर नहीं, अरोरा ऑस्ट्रेलाइज कहते हैं, ऑस्ट्रेलाइज कहते हैं इसको, साउथ पोलर लाइट को। और नॉर्थ पोलर लाइट को क्या कहते हैं? नॉर्थ पोलर लाइट को अरोरा पोलराइज कहते हैं इसको। अब देखिए ये कह रहा है कि जो तीसरा कथन ब्रह्मांडीय किरणों का परिरक्षण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेज, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। और इसमें देखिए जो शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी के होती हैं वेव किरणें, एक नेटवर्क से जो टावर आप अपने आसपास देखते होंगे और दूसरा टावर, ये आपस में ट्रांसमिट करते हैं, जिसको कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी। और जब हाई फ्रीक्वेंसी होता है तो आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आता है, ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होती है, तरंगे होती है, उनको रिफ्लेक्ट करती है, आयन मंडल रिफ्लेक्ट करता है, तो कम्युनिकेट करते हैं हम एक दूसरे से दूर दूर पर। और जो छोटी दूरी पे करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, तो ये तो लो फ्रीक्वेंसी की होती है, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट कर लेता है। तो कुछ ये बातें थी। चलिए हम आगे 41 देखेंगे बाद में। ये आज के सेट के लिए इतना ही। ये सेट को आप बता सकते हैं कि कैसा लगा। अगर आपको पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए सेट से देखने के लिए धन्यवाद।